नमस्कार है चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेशनल असेंबली द्वारा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को दिए गए असीमित अधिकार की। पाकिस्तान नेशनल असेंबली द्वारा वेंटिलेटर पर लेटे लोकतंत्र का ऑक्सीजन मास्क उतारने की और अपने ही हाथों अपनी हत्या करने के अनोखे उदाहरण की। 20 अगस्त 2026 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 पास कर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ को सेना, नौसेना और वायुसेना का ऑपरेशनल कमान और नियंत्रण सौंप दिया। आसिफ मुनीर पहले से ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दोनों पदों पर विराज थे। मतलब यह कि पाकिस्तान में सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि सेना राजनीति में दखल देती है या नहीं, सवाल अब यह है कि क्या पाकिस्तान ने सेना की ताकत को कानून और संविधान के रास्ते संस्थागत रूप दे दिया है। क्योंकि पिछले वर्ष नवंबर में ही, ये नवंबर 2025 में ही पाकिस्तान ने अपने संविधान में 27वां संशोधन कर सीडीएफ का पद जोड़ा था। इस व्यवस्था ने आसिफ मुनीर को तीनों सेनाओं पर प्राथमिकता वाली कमान दी थी और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़े ढांचे पर भी उसका प्रभाव बढ़ा दिया था। और अब जो ताज़ा संशोधन किया गया है उसने इस व्यवस्था को विस्तृत कानूनी जामा पहना दिया है। पाकिस्तान के विपक्ष ने सेना के हाथों लोकतंत्र को सौंपने वाले इस संशोधन का विरोध किया और असेंबली से वॉकआउट भी किया, लेकिन इसका किसी पर कोई असर नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान में अब सेना सत्ता के पीछे नहीं बल्कि सत्ता के ऊपर आकर बैठ गई है। वैसे पाकिस्तान की आवाम को इसका अनुभव पहले से भी है। पाकिस्तान में जनरल मुनीर को जो पद नवाजा गया है उसी के समानांतर पद भारत में भी 24 दिसंबर 2019 से ही है और वर्तमान में इस पद पर जनरल एसएन रजा सुब्रमणी विराजमान है। लेकिन भारत में इस पद पर बैठा व्यक्ति तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस और समन्वय का प्रमुख होता है और वह यही काम करता है, जबकि पाकिस्तान के सीडीएफ की तरह वह सर्वशक्तिमान नहीं होता। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाओं के मजबूत होने के पहले ही सेना और नौकरशाही ने सत्ता के ढांचे में घुसपैठ कर लिया था। पाकिस्तान में 1953-54 में ही निर्वाचित संस्थाओं और संवैधानिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाले घटनाक्रम सामने आने लगे थे। 1954 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भंग करने के फैसले को जिस तरीके से पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया, उसने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर असाधारण शक्तियों को स्वीकार करने की मिसाल खड़ी कर दी। फिर आया 1958, पाकिस्तान का पहला खुला सैन्य तख्ता पलट। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने संविधान खत्म कर दिया, मार्शल लॉ लगाया और जबरन जो जनरल अयूब खान थे उसको जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। लेकिन सिर्फ 13 दिनों के बाद अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को सत्ता से बाहर कर दिया और यहीं से पाकिस्तान के इतिहास में एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसमें सेना सिर्फ अपने आप को सीमा तक सीमित रखने की बजाय देश की सत्ता तक पसरती चली गई। और आज पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के हाथों पाकिस्तान की सर्वोच्च शक्ति देकर पाकिस्तान में लोकतंत्र को ऐसी तवायफ बना दिया है जो अपनी मर्जी से मुजरा तो दूर किसी को दुआ सलाम तक नहीं कर सकती। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तानी सेना लोकतंत्र के निशान भी पाकिस्तान से मिटा देना चाहती है। क्या पाकिस्तानी सेना प्रमुख को मिली असीमित शक्ति के सामने चुनाव, संसद, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सब बेमानी है। क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र की संवैधानिक हत्या कर जनरल मुनीर को असीमित अधिकार देने में अमेरिका की भी कोई भूमिका है? और सबसे अहम यह कि आसिफ मुनीर के हाथों में तीनों सेनाओं की कमान और रणनीतिक ढांचा की बढ़ी हुई शक्ति को देखते हुए क्या भारत को पाकिस्तान के प्रति अपनी सैन्य और कूटनीतिक रणनीति में बदलाव करना चाहिए? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दें। और अगर हमारे साथ जितने भी मेहमान थे अगर वो जुड़ गए हैं तो एक बार मैं चाहूंगा कि उनको स्क्रीन पे लाए। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे जो है कर्नल त्यागी हमारे साथ, टीपीएस त्यागी जी हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत जो है मैं त्यागी जी से करना चाहूँगा। त्यागी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार आपको। देवनाथ जी, आपको भी नमस्कार और स्वागत है। यह जो फैसला, त्यागी जी, आप पाकिस्तान के मसले को बड़े करीब से देखते हैं। वैसे तो आप दूसरे मसलों पर भी देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान आपका लोकप्रिय सब्जेक्ट रहा है और मुझे लगता है कि भारत में सेना में जितने हैं सब विशेषज्ञ हैं
पाकिस्तान उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। लेकिन अभी जो ये डेवलपमेंट हुआ है पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं भारत के संदर्भ में पूछना चाहता हूँ इसको कि भारत के संदर्भ में आप इस घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल मुनीर है, 27वें संशोधन के बाद उनको असीमित अधिकार तो पहले ही मिल गए थे। बिल्कुल। और वो इस तरह से संशोधन किया गया था कि वो न केवल चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होंगे, बल्कि वो उनको लीगल इम्यूनिटी भी दे दी गई थी कि आप कोई गलती करेंगे, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। जो सुप्रीम कोर्ट था उसके भी पर काट दिए गए थे। उन्हें ये भी ताकत दे दी गई थी जुडिशियल कमीशन के अंदर कि आप जजेस के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के अंदर दखलंदाजी कर सकते हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ के उनको ये भी कह दिया गया कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि अब यूं देखिए कि जनरल मुनीर क्या है। पहली बात, वो आर्मी चीफ है। दूसरी बात, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। और तीसरी बात ये है कि वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड में सेंट्रल पोजीशन के ऊपर है। बिल्कुल। और चौथी बात ये कि वो वहाँ की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के भी ऊपर है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान को इस बारे में सतर्क होना पड़ेगा। एक तो ये कि आपका कॉन्टेम्परेरी जो है पाकिस्तान, उसमें का जनरल इतनी पावरफुल हो गया। दूसरे, उसका बिहेवियर, ये वही जनरल है जिसने पहलगाम की घटना से पहले चिल्ला चिल्ला के कहा था our customs are different, our religions are different, our ambitions are different। क्या क्या चीजें इसने कही थी जिसकी वजह से 1000 कट्स वाली भी बात इन्होंने इसी ने कही थी ना जी। 1000 कट्स वाली बात तो इसने नहीं कही थी, वो तो पहले वाले जनरल ने कही थी, जियाउल हक ने। लेकिन इसने ये कहा था कि अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो हम आधी दुनिया को समुद्र में डुबो देंगे या आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। यानी इससे ये पता लगता है कि इस आदमी के जो एटीट्यूड है वो इस तरह का है कि ये दूसरों को खत्म करना चाहता है। इसलिए हालांकि हिंदुस्तान के सामने कन्वेंशनली ये कहीं नहीं रुकते, और न्यूक्लियर पावर की जिसकी ये बार बार दुहाई देते हैं, न्यूक्लियर पावर में भी कहीं नहीं रुकते। लेकिन सवाल ये है कि हमारा नो फर्स्ट यूज है, जबकि इनका नहीं है। और इनके पास टैक्टिकल वेपन्स भी हैं। इनके एक मंत्री जी कहा करते थे हमारे पास आधा आधा पाव, आधा आधा केजी के भी एटॉमिक बम है, जो बैटल फॉर्मेशन पे, बैटल ग्राउंड पे एक्चुअली में रियली गिराए जा सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर इनके किसी एक बम से अमृतसर के ऊपर गिरा और कुछ नुकसान हुआ तो हमारे 36 प्रदेशों में से एक प्रदेश के एक शहर का नुकसान हुआ। और हमने जवाब में अगर बम डाला तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों गए। तो लेकिन फिर भी इस किस्म के दुश्मन से बहुत ज्यादा तैयार रहने की क्यों जरूरत है, क्योंकि ये अब अकेला नहीं रहा सर। इसके साथ में क्या सऊदी अरबिया नहीं है, क्या इसमें टर्की नहीं है, क्या आप ये सीरिया को जोड़ने वाले नहीं है, क्या आप ये बांग्लादेश को जोड़ने की ट्राई नहीं कर रहे। यानी कि इन्होंने तो एक इस्लामिक नेटो को बना लिया और बना के उसका विस्तार कर रहे हैं। और जो उसका विस्तार है वो बेसिकली नाम के लिए तो ईरान और इजराइल है, बाकी उसमें शामिल हिंदुस्तान भी है। लिहाजा हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अपनी स्ट्रैटेजी जो है हिंदुस्तान को भी अब उसी हिसाब से बनाना चाहिए, और इस हिसाब से मेरे ख्याल से बना भी रहे होंगे। लेकिन हम लोग तो अभी चर्चा कर रहे हैं एक दिन पहले की ये बात है। एक चीज़ देवनाथ जी मैं आपके पास जाना चाहूँगा कि कहते हैं कि मूर्ख दोस्त से बेहतर है कि समझदार दुश्मन हो। लेकिन जब दुश्मन मूर्ख हो जाए, दुश्मन जब बेवकूफ़ हो तो खतरा और बढ़ जाता है। पाकिस्तान के संदर्भ में आप क्या कहेंगे इस ये पे? मुकेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अपनी सारी नेशनल रिसोर्सेज को एक साथ एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में अगर भारत के साथ कोई झड़प हो या युद्ध हो तो वो पूरे
देश को, पाकिस्तान की जितनी नेशनल पावर है उसको भारत के खिलाफ केंद्रित कर सके। ये उनका मुख्य उद्देश्य है, सतही तौर पर एटलीस्ट। लेकिन जैसे कि हम सब कहते हैं कि बाकी सब देशों की एक आर्मी होती है और पाकिस्तान में तो आर्मी के पास एक देश है। आसिम मुनीर के व्यक्तित्व को पहचानना पड़ेगा। उनका जो व्यक्तित्व है वो हमेशा ऐसा रहा है, जब वो कोर कमांडर थे, जब वो आर्मी कमांडर थे, आर्मी चीफ बनने के पहले भी, कि वो हमेशा सारी सत्ता अपने नीचे केंद्रित करते थे। ये उनका एक ट्रेट है। मुकेश जी, हम में से जो मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, ये एक सक्सेसफुल सीईओ का भी एक क्वालिटी होता है कि वो अपने माताहत, अपने दाएं बाएं पीयर ग्रुप और अगर हो सके तो ऊपर कंपनी के मालिक की भी कुछ ताकत अपने में ग्रहण कर लेता है। ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है। सबसे खतरनाक इसमें जो प्रोविजन है वो इस तरह से है कि जो डेली कार्यक्रम होंगे उसमें पाकिस्तान की आर्मी में किन किन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, किन को रिजाइन करवाना है, किन को एक्सटेंशन ऑफ सर्विस देनी है, किसको फायर करना है, ये सब ताकत जो है अब आसिम मुनीर की हो गई है, सीडीएफ की हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि भविष्य में, निकट भविष्य में सब अफसरान को, चाहे वो नेवी से हो या एयरफोर्स से हो, उनको मालूम है कि उनको सीडीएफ से बनाए रखना है और सीडीएफ यानी आसिम मुनीर की हाँ में हाँ मिलाना है। देखिए, मैनेजमेंट में सबसे पहले ये प्रिंसिपल लागू होता है कि आपको अगर अपने नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, कंसंट्रेशन ऑफ पावर चाहिए तो आप सबके मस्तिष्क पर, दिमाग पर कंट्रोल कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका फौज में कंट्रोल करने का ये होता है कि आपके मातहतों को पता रहे कि आप उनको फायर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उनको एक्सटेंशन दे सकते हैं। आमतौर पे डेमोक्रेसीज में ये जो पावर है सीनियर ऑफिसर्स के लिए कैबिनेट करती है, यानी सिविलियन गवर्नमेंट करती है। ऐसे बता दूं कि भारत में भी जैसे कोई मेजर जनरल इक्विवेलेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल इक्विवेलेंट होते हैं, तो उसमें सिविलियन सरकार का रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रोल होता है और कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट का रोल होता है। जी। एक चीज मैं त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान में इसका क्या रिएक्शन है? पाकिस्तान में अब सरकार का रोल क्या रहेगा? क्या पाकिस्तान में सरकार, तो वैसे भी लोकतंत्र वहाँ पर नाम मात्र का ही था, लेकिन जो अब नाम मात्र का था उसने भी अपना गला खुद ही अपने हाथों घोंट लिया। तो अब क्या वहाँ पर सैन्य शासन या कहें जो राष्ट्रपति शासन ही के फॉर्मेट में चला जाए, ये बेहतर होगा, या लोकतंत्र का मुखौटा लगाए रखे और सेना के अंदर काम करती रहे सरकार? देखिए, पाकिस्तान को अब अगर लोकतंत्र कहना है तो ये अपने आप को धोखा देना है। मुगल आजम आपने देखी होगी, जब अनारकली को कैद कर लिया गया तो सलीम ने कहा कि अनारकली को कैद कर लिया और मैं देखता रहा। अकबर ने कहा और तुम कर भी क्या सकते थे। अब ये स्थिति है कि जो आसिम मुनीर ने कर दिया और उसको शहबाज शरीफ देखते रहे, और शहबाज शरीफ अब कर भी क्या सकते थे। ये बात अब की शुरू नहीं हुई है। जब आप चाइना में गए या जब आप सऊदी अरब में गए या जब आप अमेरिका में गए, जहां कहीं भी शहबाज शरीफ गए उनके साथ में आसिम मुनीर जाते रहे, और उनके जाने का मतलब ही ये था कि आहिस्ता आहिस्ता सिविलियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान के इकोसिस्टम से हाशिए के बाहर करना है, और वो आहिस्ता आहिस्ता कर दिया। स्ट्रेटेजिक कमांड में पहले जो आखिरी वर्ड होता था वो प्राइम मिनिस्टर का होता था, अब नहीं है, अब मिलिट्री का होगा। और तो और एक सबसे बड़ी बात जो आज तक हमने किसी एक्ट के अंदर नहीं देखी, उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन। वो रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन ये है कि जब वो 27वां संशोधन किया गया था तब से लेके आज तक जितने एक्शंस हुए हैं, अगर वो एक्शंस गलत नहीं है तो उनको ठीक माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो आज के चेंज में या डिफेंस फोर्सेस एक्ट के खिलाफ नहीं थे तो चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव हो पर उन एक्शंस को ठीक माना जाएगा, चाहे उस टाइम ना भी अधिकार रहा हो उन्हें करने का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि ये जो उनकी सिविल गवर्नमेंट ये तो नाम की रह गई, और सिविल गवर्नमेंट में आखिरी होता है जुडिशरी,
और वो जुडिशरी का आलम ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जगह इन्होंने पहले ही एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी है। जब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मामले सेंटर और स्टेट के डिफरेंसेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? वो तो सिर्फ एक एपेलेट अथॉरिटी हो गई। और इतना ही नहीं, उनके अंदर जो जजेस अपॉइंट किए जाएंगे उसके लिए एक जुडिशियल कमीशन बना दिया और उस जुडिशियल कमीशन में उन जजेस का अपॉइंटमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव का हाथ होगा। और एग्जीक्यूटिव में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? वो यही है जनाब मुनीर साहब। तो मीन्स कि सिविलियन पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। शायद ये कहते हो कि ये सबसे अच्छा मेथड होता है कंट्रोल करने का, पर मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा नहीं, सबसे खराब होता है। क्योंकि असली कंट्रोल वो होता है जिसे विलिंग ओबीडियंस कहते हैं। डर के अंदर दी गई ओबीडियंस मौका मिलते ही आपको रिवोल्ट करती है, और विलिंग ओबीडियंस आपकी मुसीबत में भी आपके साथ रहती है। तो मैं समझता हूँ कि सीईओ जो है, वो जो सच्चे सीईओ हैं, वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें अपने लोगों की विलिंग ओबीडियंस मिले। और यहाँ पे इस आदमी ने जो कर रहा है वो कंपलसरी ओबीडियंस है, और जहाँ मौका मिला और जो इनको मिल रहा है वो करने। क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है? क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर इसका फर्क पड़ रहा है? क्या पीओके में इसका फर्क पड़ रहा है? अगर इन्होंने गोली चला के कुछ दिनों तक और दबा भी दिया तो जिस आदमी को जितना दबाया जाता है वो उतना ऊपर रिवोल्ट करता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। जब आपकी कमर और दीवार के बीच में कोई जगह ही नहीं बचेगी तो आप रिटेलिएट करने के अलावा और क्या करेंगे? अब रिटेलिएशन होगा पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से वहां पर विद्रोह की संभावना बन रही है? जी बिल्कुल। एक चीज और, ये सर, मुनीर को इतनी ताकत मिल कहां से रही है? जिस मुनीर को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका से ताकत मिल रही, खास तौर पे मुनीर को, वो तो लोकतंत्र का हिमायती है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र हो और उसका राजा हम हो, हमारे हिसाब से चुनी हुई सरकार हो वहाँ पे, उसको हम नियंत्रित करें। तो ये मुनीर के केस में आपको नहीं लगता है कि थोड़ा चेंज लग रहा है उनकी पॉलिसी में? नहीं, मुनीर को ताकत नहीं मिल रही है जी। ये जो ताकत मिल रही है चूंकि दूसरी पार्टी कमजोर है। ये जो वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट है, और ये आज का नहीं है, ये पुराने लंबे समय की बीमारी है, वो कमजोर है। और मुनीर ने बीच में एक काम ये किया कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को जाके अच्छे सपने दिखा दिए। उसने कह दिया कि मैं आपको बलूचिस्तान में रैकोटिक माइन दे दूंगा, और तो और मैं इजराइल को मान्यता दे दूंगा, मैं आपके बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाऊंगा, मैं बलूचिस्तान के मिलियन ले जाके उनके सामने रख दिए जे आपको दे दूंगा। तो उनको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है। आज तक कभी ये सोचा ही नहीं गया था कि पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता दे सकता है। और फिर मैं आपको बगराम जो बेस है अफगानिस्तान का वो दिलवा दूंगा। इस किस्म के सपने उसको दिखाए, और वो सपने में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। और चूंकि ये देश पूरी तरह से भुखमंगा देश है, ये षड्यंत्र के ऊपर, आतंक के ऊपर और चंदे के ऊपर टिका हुआ देश है, इसकी अपनी कोई ग्राउंड है नहीं, पैर जमीन पर रखते नहीं है, लिहाजा इनकी सिविल गवर्नमेंट पूरी तरह से कमजोर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का थोड़ा सा एक दफा खाना खिला देना। सर, त्यागी जी कह रहे हैं अभी सरकार कमजोर है, लेकिन पाकिस्तान में तो मजबूत लोकतंत्र की सरकार भी रही है। भुट्टो भी बहुत मजबूत थे, मुशर्रफ भी मजबूत थे, लेकिन हुआ, मुशर्रफ से मैं कह रहा हूँ, नवाज शरीफ भी मजबूत थे, लेकिन हुआ क्या, सब जगह तो तख्ता पलट हो ही गया। आप कितने भी मजबूत रहे, सेना के सामने आप वोट की शक्ति है, लेकिन बुलेट के सामने बैलेट थोड़ी चलता है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे से पूछ रहे हैं सर? जी, मैं आपसे वही सवाल मेरा देवनाथ जी से भी रहेगा। जी अच्छा, चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यस, ये तो सही है कि बुलेट के सामने बैलेट नहीं चलता, लेकिन उसका इंतजाम कर रखा है ना। और ये है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, जैसे देवनाथ जी ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। वहाँ की सीमेंट इंडस्ट्री कौन चलाता है सर? ब्रेड कौन बांटता है सर? बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है सर? मैं कहता हूँ कि वहाँ पे जो उनकी फौजी फाउंडेशन है वो तो एक व्यापारी है। और वहां पे जैसे ही यहाँ पे कैप्टन बनते हैं आपको 2-4-10 बीघे जमीन मिल जाती है, मेजर बनते हैं और 2-4 मिल जाती है, जनरल बनने तक तो आपके पास दुनिया भर के असले आ जाते हैं। और इसीलिए उनके पास पैसे की कमी नहीं। आप कह रहे हैं भारत के जो मेजर जनरल हो बोलेंगे यार हमारे लिए भी कुछ नियम बनाओ इस तरीके से
हमें भी जमीन मिल जाए। जी सर, जी सर, जी सर। देवनाथ जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान, मैं दो तीन मेरे सवाल है। एक जो पीओके है, पीओके के बारे में अभी जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, उन्होंने कहा कि ये भारत का है, वो विजिट करने के लिए भी चले गए। पाकिस्तान इसका जो है पुरजोर विरोध कर रहा, बाकायदा मतलब कॉल कर लिया उनके राजदूत को, बुला करके समन किया, उसको समन किया और उसके बाद जो है उनसे पूछताछ की। क्या आपको लगता है पीओके, बलूचिस्तान, ये सब जो मसले हैं, क्या पाकिस्तान के इस फैसले से इन पे भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में एक रीजन क्यों मिलिट्री ज्यादा से ज्यादा पावर अख्तियार करती जा रही है, उसका कारण है कि पाकिस्तान की सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसमें सिविल पुलिस और पैरामिलिट्रीज भी शामिल हैं, वो फेल हो रही हैं लगातार बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में या अभी पीओके में कंट्रोल रखने में। पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने शुरुआती दिन से ही कुछ मिस्टेक्स किए। आजादी के बाद से ही वहां पर कुछ ऐसा चलन लगा कि जितने पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स थे, उनको सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में उच्च पदों पर स्थापित किया जाने लगा। मैं 1956 से पहले की बात कर रहा हूँ। 1956 में तो एक मिनट देवनाथ जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। हमारे साथ शाहिद हुसैन साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ शाहिद हुसैन पाकिस्तान से जुड़े हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हुसैन साहब, स्वागत है आपका। और मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमज़ोर करके सेना को सारी ताकतें दे दी है, उससे अब उस पर संविधान की मोहर भी लग गई है, क्या पाकिस्तान की आवाम के लिए ये सही फैसला है? आप क्या सोचते हैं? आपका बहुत शुक्रिया सर। मैं शोर में हूँ, पहली दफा ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप सबका बहुत शुक्रिया और सबको मेरी तरफ से सलाम भी। सवाल ये है कि जिस तरह बात हो रही थी, जो मैं समझ पाया हूँ शोर के होने के बावजूद, तो यही है कि पॉलिटिकल सूरत हाल तो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में रहती क्या है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तानी अवाम है, हमेशा वो जैसे दूसरे मुल्कों की, दूसरे देशों की जो अवाम है, उसी तरह वो चाहते हैं कि उनका देश का नाम भी हो, उस देश की रिस्पेक्ट भी हो, उस देश का अब एक होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो पॉलिटिकल जो सिचुएशन रहती है, जिस तरह 47 के बाद से अब तक वो संभल नहीं पाई पाकिस्तान में, हमेशा ऊपर नीचे रहता है। तो वहां पर जब मिलिट्री जो हमारे जैसे आर्मी चीफ हैं या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, तो उनका कोई भी एक्शन जो कि अवाम को लगता है कि अवाम की फलाह बहबूद या उनकी देखभाल के लिए बेहतर हो सकता है, जहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में अच्छी हो सकती है, तो वो सपोर्ट करते हैं उसको। जिस तरह अभी कल जैसे हमारी जो नेशनल असेंबली है व सेनेट है, कानून पास हुआ, तो लोग ये समझ रहे हैं पाकिस्तान में, जब हम फील्ड में निकलते हैं तो वो समझते हैं कि ये जो कानून है वो पहले की निस्बत फौज को और ज्यादा मजबूत करेगा। जिस तरह फौज मुख्तलिफ माजों पर, चाहे वो हमारा बॉर्डर्स एरिया है, आसपास के जितने भी एरियाज हैं, उसको मजबूत करेगा। तो इसलिए लोगों के सेंटीमेंट ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। फौज को मजबूत, आपके जो गेस्ट है उनका कोई, मैं ये कह रहा हूँ फौज तो मजबूत आपको लग रहा है कि होगा, लेकिन दुनिया को तो ये नहीं लगा। लेकिन इसके साथ में आपका लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये आपको नहीं लगता? क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो मैं शोर। क्या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इससे कमजोर नहीं हुई है? सर, डेमोक्रेसी की सिचुएशन तो जैसे बता रहे थे हमारे जो बैठे हुए हैं कर्नल साहब, डेमोक्रेसी तो शुरू से ही कमजोर है। सच्ची बात तो ये है, डेमोक्रेसी जिस तरह है वो तो है ही, लेकिन चूंकि आवाम जो है वो चाहती है कि उनकी रेस्पेक्ट रहे। डेमोक्रेसी जब आई पाकिस्तान में इकोनॉमी खराब हुई, डेमोक्रेसी जब आई पाकिस्तान में जो लोगों की रहन सहन, महंगाई बहुत ज्यादा खराब हुई, तो इसलिए तो लोग समझते हैं कि जितने अच्छे हालात रहे, शायद चूंकि हमारी सूझबूझ में परवेज मुशर्रफ का दौर रहा, बहुत अच्छा रहा, तो समझते हैं कि जितने भी अच्छे काम हुए पाकिस्तान में, कराची से लेके इस्लामाबाद तक, तो फौज की वजह से हुए। जो भी बलूचिस्तान में, दीगर इलाकों में अभी भी जब से ये आर्मी है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बने, तो पहले की निस्बत बेहतर रहा है। चूंकि जो हमारी सियासी जमात है वो हमेशा एक दूसरे की टांगे खींचती रहती हैं। वो चाहते हैं कि जी उसको उतारो मेरी, इसलिए तो टाइम ही पूरा नहीं कर पाते पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर। अगर एक दूसरे की टांगे ना खींचते, टाइम देते एक दूसरे को, तो शायद उनकी बेहतरी भी होती, आवाम की भी होती। लेकिन इस आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन अब आवाम का अधिकार तो छिन गया ना। आवाम अपने वोट से सैन्य चीफ जो है उसका चुनाव तो नहीं कर पाएगी ना, वो तो प्रधानमंत्री ही चुनेगी, अपना प्रतिनिधि ही चुनेगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आसिफ मुनीर साहब अभी आपको अच्छे लग रहे हैं, मुनीर साहब के बाद कोई दूसरे आ गए जो आपके पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए ठीक नहीं रहा, तो फिर आप उसको कैसे बदलेंगे, कैसे हटाएंगे? आपके राइट्स तो नहीं रहे वहां पे।
सूरत यही है कि अगर सियासी जमातें हमेशा वक्त के साथ सीखती हैं, दूसरे मुल्कों में भी होता रहा है लेकिन सीखती रही हैं, हमारी पॉलिटिकल जमातें अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं या उनके जो लोग हैं वो हालात से, मुश्किलात से सीखते नहीं है। जैसे अभी इमरान खान जैसे जेल में, अब पहले जो लोग जेल में रहे शायद उनको सबक सीखना चाहिए था कि हमने, हमारे साथ ये हुआ था, अगर हम उसके साथ ऐसा करेंगे तो फिर कल को हमारे साथ भी ये सीन हो सकता है। तो ये सीखते नहीं है, तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि देखें, हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है। इमरान खान को भी आप ही लोगों ने चुन के भेजा था, आप ही लोगों ने इमरान खान को चुना था, पाकिस्तान की आवाम ने ही चुना था इमरान खान को। इससे पहले जो शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ को भी आप ही ने चुना था, आवाम ने चुना था, भुट्टो को भी आपकी आवाम ने ही चुना था। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, आवाम के फैसले का कोई एक तरीके से कोई इज्जत जो है सेना ने नहीं किया। और फिर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, तब ठीक है, आवाम अगर चाह रही तो आप कहिए मुनीर साहब को कि डेमोक्रेसी खत्म कर दे, सैन्य शासन ऐलान कर दे। मैं पॉलिटिकल सिचुएशन जो पाकिस्तान में रहती है उसका डिफेंस नहीं कर रहा। पॉलिटिकल जो सिचुएशन रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या हुकूमत में जाने के लिए, मैं उसका डिफेंस नहीं कर रहा। मैं आपसे नहीं कह रहा कि जी बिल्कुल हो रहा है तो ठीक हो रहा है। मतलब जैसे नवाज शरीफ हुकूमत में थे, उनको जिस तरह उतारा गया या सर्विस फराहम करने के लिए दूसरी पार्टी आगे आ जाती है, मैं उसका डिफेंस नहीं कर रहा, या अभी जो कुछ इमरान के साथ हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अवाम जो है ना, हमेशा वो चाहती है कि ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जब गवर्नमेंट में आती हैं, जब उनके पास गवर्नमेंट होती है, तो वो अपना पास्ट जो है सब भूल जाती हैं, अवाम को भी रगड़े में देती हैं, और इसी तरह जो है वो दूसरी पार्टी के साथ भी मुश्किलात होती हैं। अब जब ये परवेज मुशर्रफ का दौर था, माजी में भी जब जो फौजी हमारे जो आर्मी चीफ वगैरह हुकूमत में रहे, तो हालात बदलते हुए नजर आए, देखने में आया है, और अभी भी हालात बदलते हुए नजर आए। देखिए वार में आपके हिसाब से 2025 में आप जीते, हमारे हिसाब से हम जीते। यहाँ जो ग्राउंड पे लोगों की सेंटीमेंट थे वो मैं बता सकता हूँ, आप अपने पब्लिक के सेंटीमेंट बता सकते हैं। तो मैं ये सेंटीमेंट बता रहा हूँ कि पब्लिक बड़ी खुश रही नजर आई। पब्लिक को बताया गया जी हमने ये किया, पब्लिक ने फौज का साथ तो जरूर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते। सच्ची बात है, गवर्नमेंट जो इस वक्त है उसको मेरे ख्याल में 60% 70% लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फौज जहां आगे आती है फौज को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। इसलिए फौज को मजबूत करने के लिए कल जो है वो कानून साजी की गई, उनको मजीद इख्तियार दिए गए। हालांकि पाकिस्तान में ये चीज है कि दूसरी फौज में शायद आगे पीछे होता हो, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में कभी भी जो उनके जो भी असाइनमेंट होते हैं कभी वो खराब नहीं होते, हमेशा असाइनमेंट पूरे करते हैं। उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट है। तो ये है कि बांग्लादेश में का जब बंटवारा किया भारत ने, तो शायद वो असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाई थी आपकी फौज। वो भी तो असाइनमेंट ही था ना आपका। देखिए मैं 71 में भी तो असाइनमेंट था, कारगिल में भी तो आपका असाइनमेंट था। कोई असाइनमेंट तो पूरा हुआ नहीं। आप कह रहे हैं कि सारे असाइनमेंट पूरा करती है पाकिस्तान की फौज, ये कौन सा असाइनमेंट पूरा करती है जी? आप और मैं मुखालफत करेंगे ना, तो आप बिल्कुल आप अपनी राय में, मैं आपकी राय आपसे छीन नहीं सकता, आप मेरी राय छीन नहीं सकते। मैं यहाँ पब्लिक की राय बता रहा हूँ कि पब्लिक में ये है कि फौज ही उनकी बेहतरी के लिए मजबूत इदारा है और होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां अवाम की जो सोच है, उनकी जो उमंगे हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पूरे नहीं उतरती हैं, जिसकी वजह से अवाम को हमेशा मुश्किलात होती है। चाहे वो आप महंगाई देख लें, आप रिस्पेक्ट देख लें, कुछ भी कर लें। जहां फौज का नाम आता है तो वहां पर अवाम को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो किसी के साथ कुछ भी लेने का मामला हो। अभी जैसे ईरान और अमेरिका का इशू चल रहा था, तो उसमें कोई वजीर आजम शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा था, वो आर्मी चीफ के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जी वो एक टेबल पे तुला है, हुआ नहीं हुआ वो आप भी जानते हैं, लेकिन ये कि एक टेबल पे लिया है। तो इस तरह आर्मी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। जैसे आप समझते हैं कि पहली और आखिरी डिफेंस लाइन या पहली और आखिरी रेड लाइन अगर पाकिस्तान में समझा जाता है तो वो फौज को समझा जाता है। इसलिए फौज जब भी मुखातिब होती है तो अपनी आवाम से डायरेक्ट मुखातिब होती है। पॉलिटिकल पार्टियों की तो ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं सारी। मैं आज चर्चा कर रहा हूँ आसिफ मुनीर की, पाकिस्तान के जो सर्वा हो गए हैं और कहे तो मैं ही पाकिस्तान, जो कि मैंने पीछे भी लिखा है कि आसिफ मुनीर ही अब पाकिस्तान है और आवाम भी वहाँ उनका समर्थन करती नजर आ रही है। हमारे साथ जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं कि आवाम सेना को ज़्यादा पसंद करती है। हमारे साथ ज़्यादा लोग, हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो जुड़े हुए सारे। मैं एक बार त्यागी जी के पास जाना चाहूँगा। त्यागी जी, जिस तरीके से राशिद साहब कह रहे हैं कि आवाम जो है पाकिस्तान की वो सेना को पसंद करती है, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार के जो नेता होते हैं वो करप्शन में रहते हैं, लेकिन मेरे पास जान के उसके जो पाकिस्तान सेना के जो मेजर जनरल कर्नल होते हैं वो ज़्यादा करप्ट है, जो रिपोर्ट्स बताती है। तो फिर ये आवाम को समझ में क्यों नहीं आता? ये आवाम को समझ में आता है। हाँ। हमारे साथ जो बेहतरीन शानदार पत्रकार बैठे हैं, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा।
लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ, सर ईमानदारी से बताइए कि क्या बलूचिस्तान की लोग पाकिस्तान की आर्मी को पसंद करते हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से लो एल्टीट्यूड पे नीचे फेंक दिया गया और जिनमें से कुछ आज भी जिंदा हैं, जहां 330 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा होती है मगर वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं, जहां की औरतें ये नहीं जानती कि हम विधवा हैं या सुहागन हैं क्योंकि उनके पति लापता है, उठा लिया गया है, आज तक मालूम ही नहीं कहाँ है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी के सिपाहियों को वहां जाने नहीं देते, वहां की चौकियां उनसे खाली करा ली गई हैं? क्या सिंध के लोग पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन करते हैं, जो ये कहते हैं कि हमने तो 1947 से हमें गुलाम बना रखा है इस पंजाब ने और इस पाकिस्तान की सरकार ने? और क्या पीओके के लोग, तुमने देख ही लिया 5 जून से अब तक प्रदर्शन चल रहा है, चलता रहेगा, और उन्होंने कई बार पाकिस्तान के सिपाहियों की पतलूनें उतार के लटकाई हैं तार के ऊपर, पाकिस्तान के सिपाहियों की पतलूनें उतार के लटकाई है, जैसा अफगानिस्तान बॉर्डर पर होता है। क्या इमरान के जो समर्थक हैं, क्या वो पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन करते हैं? अब आप कल्पना कीजिए कि कितने सारे, मैंने 4-5 आपको धड़े बताए, अगर ये मिला के आधे से ज्यादा होते हैं तो क्या ये पाकिस्तान की आवाम नहीं है? और जो बचे कुचे हैं वो क्या ये सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई साहब, मुनीर साहब, ये बताइए कि क्या आप इजराइल को मान्यता देंगे? क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के बनाए हुए बोर्ड ऑफ पीस में गाजा में जाएंगे और वहां पे फिलिस्तीनियों के हथियार गिरवाएंगे और इजराइल के पेरोल पर रहेंगे, उनसे तनख्वाह लेंगे? क्या ये तुम्हारी बेइज्जती नहीं है? मुझे बताइए, सारी बातें जो मैंने कही है ये फैक्ट। राशिद साहब सुन रहे हैं मेरे ख्याल से। राशिद साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए। क्या कहेंगे राशिद साहब? शाहिद हुसैन साहब, शाहिद हुसैन साहब, आपने अगर आप अनम्यूट करें सर, अपने आप को अनम्यूट करें सर, अपने आप को। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस शोर में हूँ मैं आपकी बात समझ पाया रहा था, आपके जो गेस्ट हैं उनकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन मैं जो एक जुमला समझ पाया हूँ उसका जवाब देना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपके चैनल्स देखने के बाद, यकीन मानिए खबरें देखने का बाद शौक होता है कि जी क्या चल रहा है, तो सूरत हाल ये होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में कुछ रहा ही नहीं है, फौज ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने। क्या अगर पाकिस्तान में वाकई कुछ नहीं रहा होता ना, तो सर आप और आपके जो दर्जनों और सैकड़ों टीवी चैनल है वो पाकिस्तान के ऊपर टीवी प्रोग्राम ना कर रहे होते, न्यूज ना चला रहे होते। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है सब बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है सर। पॉजिटिव न्यूज तो न्यूज चलाते, न्यूज वाले सर आप भी पत्रकार हो, पॉजिटिव न्यूज कितना चलाते हैं? जहां कुछ होता है गलत वही चलाते हैं। तो पाकिस्तान को इसलिए दिखाते हैं कि वहां लगातार गलत ही हो रहा है। आप भी तो पत्रकार ही हो। आपकी नजर से मैं देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं, आपने जो कहा, जो हम क्यों दिखा रहे हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को इसलिए दिखा रहे हैं कि वहां गड़बड़ी चल रही है। उमर साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए मैं पहली दफा आपके टीवी चैनल में जुड़ा, तो इसलिए मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ मैं चाह रहा था कि बिल्कुल क्लियर बात हो, कोई ऐसा ना हो कि मैं आपको बुरा बोल जाऊं या आप मुझे नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े बात करने के लिए। रिस्पेक्टेबल है, मैं तीनों की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि देखिए यहाँ वो हालात नहीं होते, क्योंकि मैं पिछले दिनों आपको याद होगा केस सीमा हैदर जो कि 4 बच्चे पाकिस्तान से इंडिया लेके चली गई थी, आपको शायद याद हो। उस प्रोग्राम को A to Z मैंने उस सारे केस को फॉलो करता रहा आज तक। वहां उस केस में भी जो कुछ बोला गया, जो कुछ किया गया, यकीन माने 100% झूठ होता था कि पाकिस्तान के बारे में ये हो रहा है, पाकिस्तान में लड़कियों की एजुकेशन ऐसी है, फलां। वो होता ही है कि चूंकि आपका और हमारा जो है वो हमेशा एंटी ही चलता रहा है, तो इसलिए हम एक दूसरे को हम दुश्मन समझ के मजा आता है हमें, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम लेकिन आपको दुश्मन नहीं समझते सर, हम आपको दुश्मन नहीं समझते, हम आपको भटका हुआ समझते हैं। और एक चीज में अगर अभी त्यागी जी ने जो सवाल पूछा आप नहीं सुन पाए, मैं एक बार दोहरा देता हूं उन सवालों को। उन्होंने पूछा कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं क्या वो पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन करते हैं? जो पीओके में जो लोग हैं क्या वो करते हैं? जो सिंध में जो लोग आपको हैं वो क्या पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन करते हैं? जब इतने लोग नहीं करते हैं समर्थन आपका, तो फिर आप कैसे कहें कि पूरा पाकिस्तान जो है समर्थन करता है? मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए आपके देश में 7 स्टेट्स के बारे में हमें पता है, मणिपुर का भी हमें पता है, ठीक है। हमारे टीवी चैनल में लोगों की जहनसाजी नहीं की जाती इस तरह जिस तरह आपके टीवी चैनल्स में की जाती है। पब्लिक को जो एजुकेट किया जाता है किस तरह किया जा रहा है।
बलूचिस्तान की मैं सूरत हाल आपको बताऊं, बलूचिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लगातार पोस्टें चलाई गई कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया। इंडिया से दोस्त मुझे फोन करके पूछते रहे और एक दो को मैं जवाब नहीं दे सका, तो मुझे उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि बाकी बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया, बलूचिस्तान अलग हो गया, इसलिए तुम जवाब नहीं दे रहे हो। तो मैंने उनको सबूत दिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब रिलैक्स चल रहा है, ओके चल रहा है। हाँ, पॉलिटिकल मामला जिस तरह लाहौर के अंदर है, पॉलिटिकल इश्यूज कराची के अंदर है, पॉलिटिकल इश्यूज इस्लामाबाद में, पॉलिटिकल इश्यूज पेशावर में होते हैं, इसी तरह पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो क्वेटा के अंदर भी मिलेंगे। शाहिद इसी साहब तरह आप जो कह रहे हैं कि सोशल कश्मीर मीडिया में पे, भी लगातार शाहिद साहब आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की खबर, सोशल डॉन जो आपका अखबार है वहाँ पे, ये तो उसकी रिपोर्ट है, उसके सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें। अल जजीरा ने आज उसको, अल जजीरा को आप ही ने बैन किया वहाँ पे, पहले तो अल जजीरा को चलने देते थे आप, लेकिन अल जजीरा, बीबीसी आपके यहाँ चलती है, बीबीसी, अल जजीरा, डॉन, इसकी रिपोर्ट है ये। सर आपके देश में भी दर्जनों टीवी चैनल वेबसाइट ब्लॉक हुई हैं, वो भी आपके जब देश की अपनी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं तो उनको, आपकी गवर्नमेंट को, मैं मेरा ट्विटर हैंडल वहां ब्लॉक है, तो वो समझते हैं कि जी वो आपके स्टेट के खिलाफ है तो यकीनन गवर्नमेंट को एक्शन लेना होता है। लेकिन हकीकत बात यही है कि जो इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज लाहौर में है, जो पॉलिटिकल इश्यूज कराची में, मैंने शुरुआती में ही से की कि पॉलिटिकल मसले मसाइल पाकिस्तान में है, और मैं जितना भी छुपाऊं वो नहीं छुपा पाऊंगा। आपको एक एक चीज पता होगी, आपके जितने भी गेस्ट हैं उनको पता होगी, लेकिन ये इश्यूज मुजफ्फराबाद में नहीं है, ये इश्यूज क्वेटा में नहीं है, ये चमन में, तुर्बत में, बलूचिस्तान के किसी इलाके में नहीं है। जो इंडिविजुअल जैसे कोई जाति अगर किसी को किसी से शिकवा होता है वहां अटैक हो जाता है, ज़ाहिर है रोज आप टेररिस्ट अटैक्स भी आप सुनते हैं, टेररिस्ट को किस तरह मारा जाता है वो भी आप देखते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया रिकॉर्ड करता है। टेररिस्ट जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में कहीं कहीं, तो उसका भी आप पाकिस्तान को छुपा थोड़ी रहा है कि नहीं हो रहे। तो जो पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, वो आपको पता है। एक जो फिल्म बनी धुरंधर में जो दिखाया गया था, वो आप लोग उससे एग्री करते हैं? सर 100% फेक था, हमें देख के इतना मजा आया। मैं ये जिस जगह मैं बैठा हूँ, मैं जिस जगह बैठा हूँ, लियारी के कोने पे बैठा हूँ मैं इस वक्त जहां मैं बैठा हूँ, और आप कभी हैरान होंगे कि आप जाएंगे तो आप बोलेंगे यार ये जिसके बारे में इतनी नेगेटिविटी उस फिल्म में दिखाई गई है कि कभी भी जिंदगी में इस तरह बुरा किसी इलाके को दिखाया नहीं गया। वहां के मतलब मैं अगर लियारी के रिहायशी 2-4 मेरे साथी दोस्त सामने बैठे हुए, मैं कहें उनको बुला के आपके साथ बात भी करवा सकता हूँ लाइव, और आप हैरान होंगे कि लियारी के लोग इतने खूबसूरत, अच्छे, एजुकेटेड और बड़े जबरदस्त। सर वो तो पुरानी बात है, फिल्म में तो पुरानी बात, अभी आज की बात थोड़ी दिखाई गई हमारे साथ जी। देखिए आप जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, अगर जहां इंडिया से जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के हवाले से खबरें चल रही थी, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लियारी से खबरें चल रही थी। वहां 48 कंट्रीज के फ्लैग्स लगाकर रोज सेलिब्रेशन की जाती थी, उसको हम कवरेज करते रहे। अगर इतने हालात बुरे थे सर, वो तो हमजा हिंदुस्तान आ गया उसके बाद रहे सर, जब हमजा वहां पे था तब की बात कीजिए ना। अब हमजा तो हिंदुस्तान आ गया, तो अब तो लियारी ठीक ही है। होता ही है कि सर देखिए, वो होता ही है कि अक्सर ना, मतलब जैसे आप ऐसे वास्ता पड़ रहा है तो उस तरह होता है कि जी मैं ना मानने वाली बात तो आप कह सकते हैं, ठीक है, आप सवाल करेंगे, यकीनन मैं उसको क्लियर करूंगा। मैं बता रहा हूं ना कि मैं यहाँ लियारी के कोने पे बिल्कुल बैठा हूँ, इस वक्त बैठा हूँ, और पूरे फीफा वर्ल्ड कप में हम वहां जाके कवरेज करते रहे। कोई ऐसा इशू नहीं है पाकिस्तान में। टेररिज्म है वो किस तरह, और ये गवर्नमेंट हमेशा रिस्पॉन्स करती है। वो क्वेटा में भी हो जाती है, वो तुर्बत में, गवादर में, वो खैबर पख्तूनख्वा में, वो कराची में, इंटीरियर सिंध में, या फिर इस तरह लियारी में भी होती रही है। टेररिज्म का सामना पाकिस्तान को है पिछले कभी, चूंकि उसका सबसे बड़ी वजूहत वही वाली बात जिस तरह आप बात कर रहे थे शुरुआत में कि पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में कभी बेहतर नहीं रही। ठीक है, हमारे साथ देवनाथ जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ देवनाथ जी भी है, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं कुछ आपसे। देवनाथ जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी जी, मैं दुआ करें आवाज आ जाए जी। मुकेश जी, मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि शाहिद हुसैन जी इस तरह से बात करेंगे कि भविष्य में पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो ज्यादा मजबूत हों। तो पाकिस्तान की आम आवाम क्या कर सकती है ताकि भविष्य में हम पाकिस्तान के बारे में जब बात करें तो आर्मी चीफ की बात ना करें, हम बात करें पीपीपी की, हम बात करें पीटीआई की, हम बात करें पीएमएलएन यानी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें। ये जो हम जब भी आपके यहाँ हुक्मरान विदेश चाइना जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो पता लगता है कि शहबाज शरीफ तो बैकग्राउंड में खड़े हैं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर सामने खड़े हैं। तो पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रखती है कि भविष्य में वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस ज्यादा मजबूत हो और आर्मी जो है वो अपनी छावनियों में वापस चली जाए ट्रेनिंग के लिए? शाहिद साहब।
सर मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए इस वक्त और पिछले तकरीबन हम कोई 16-17 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं। हमें पब्लिक के सेंटीमेंट भी पता होते हैं, हमें जो नेशनली इंटरनेशनली इश्यूज चल रहे हैं उसका भी पता होता है। मामला जैसे मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी खुद का एक्सपीरियंस भी पॉलिटिशियन में जिस तरह है वो तकरीबन 50-60 साल का कम से कम एक का तो हो गया होगा। जैसे आप नवाज शरीफ को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, 96 में जो है इमरान खान साहब की पार्टी है, इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब की जो पार्टी जरदारी साहब वो भी एक पुराने हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन यही रहती है कि हर किसी को जल्दी होती है कि मैं हुकूमत में रहूं, मैं जाऊं नहीं हुकूमत से। और एक किसी की हुकूमत आती भी है तो उसके बाद उसको हटाने के लिए मुश्किल से उनको 2 साल का टाइम चाहिए होता है। 2 साल में उसकी हुकूमत को तेल करके दोबारा से आ जाते हैं वो किसी न किसी तरीके से, कभी पीडीएम की शक्ल में, कभी अभी जो सेटअप चल रहा है इस तरह की शक्ल में, कभी। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो जाएंगी तो फिर अवाम ये समझती है पाकिस्तान की, तो फिर उनको जिंदा रखने के लिए, उनको उनका जो एक लाइफस्टाइल देने के लिए या इंटरनेशनली उनकी रिस्पेक्ट बनाने के लिए अगर कोई है तो वो आर्मी है, वो जो पाकिस्तान की आवाम के साथ सिंसियर है और वो पाकिस्तान के लोगों के साथ और पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स हैं उसके साथ सिंसियर है। तो पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी रिस्पेक्ट खुद खराब की हुई है, मुझे जाती तौर पर मेरी राय है। अगर शहबाज शरीफ चाइना जाते हैं, शहबाज शरीफ किसी और जगह जाते हैं तो पीछे वो इसलिए खड़े होते हैं कि उनकी अपनी रिस्पेक्ट उन्होंने सही नहीं रखी। अगर वो अपनी रिस्पेक्ट बना के रखते, अपनी बारी में आके हुकूमत करते, अपने उनका भी चूंकि वोट बैंक बहुत जबरदस्त है, पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का, सबका, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक साख थी, उनकी जो रिस्पेक्ट थी वो उन्होंने अपने हाथों से खोई है, जिसकी वजह से अवाम फिर जो सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी में तो कोई भी पार्टी, डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आवाम चुन के भेजती है उसको। तो आवाम ने अगर उसे चुन के भेजा है और मान लीजिए आपको पसंद नहीं है, किसी को भी 100% वोट नहीं मिलता, 50 से नीचे ही चुन करके आकर सत्ता में बैठते हैं, तो हमेशा कोई भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुना जाता है तो आधे लोग उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि डेमोक्रेसी खराब हो गई। हमारे जब वोट कास्ट होते हैं सर वो मैनुअल होते हैं, आपके ईवीएम में होते हैं। इमरान खान साहब जब आए तो ईवीएम में भी लोग ये कहते हैं जी वहां पर भी धांधली होती है जब भी बीजेपी हुकूमत में आती है। इमरान खान जब आए उन्होंने कानून बनाया कि जी इलेक्शन अगली दफा जब भी होंगे वो होंगे ईवीएम के जरिए। तो एक तरफ ईवीएम आपके मुल्क में इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पर लोग, आपकी अपोजिशन पार्टियां धांधली का इल्जाम लगाती हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर जो आपकी हुकूमत है। तो इसी तरह यहाँ पर भी चीजें मैनेज तो हो जाती हैं। हमारे यहाँ जो लगता है वो पॉलिटिकल लगता है, कोई उसका विरोध नहीं करता है क्योंकि चुनाव आयोग ने बुला करके कहा कि आप मुझे साबित करके दिखाओ, और इसी ईवीएम के जरिए अपोनेंट पार्टी के भी सरकार बने हुए हैं बहुत सारे राज्यों में, इसलिए हमारे यहाँ उस तरीके का विरोध नहीं है जैसा आपके यहाँ पे होता है। त्यागी जी से मैं पूछा जी 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 बात सर, जिनको आप अपना आका बोलते हैं, जिनके नाम पे आप सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, उनका जो ईवीएम है, उनका जो वोटर कार्ड है, उनका जो एसआईआर सिस्टम है, हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जब बातचीत हुई हमारे ज्ञान प्रकाश जी की, जो ज्ञानेंद्र कुमार जी की, जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा कि साहब आप इतना बड़ा इलेक्शन कैसे करा लेते हैं। तब उनको समझ में आया कि क्या खास बात होती है, वो हिंदुस्तान के अंदर है 144 करोड़ लोगों का इलेक्शन कराना। आपके यहाँ क्या हुआ? जो हुआ बैलेट पेपर पे, वो भी रिगिंग पे। क्या इमरान खान को फौज ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनवाया? या क्या अब शहबाज शरीफ को फौज ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनवाया? कहने का मतलब ये कि वहां पे फौज ही प्राइम मिनिस्टर बनवाती है। तो ये कहना कि साहब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो काम ठीक नहीं करते, जब वो फौज की वजह से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो फौज का ही काम करेंगे। ये तो आवाम को सोचना चाहिए। आवाम मतलब बिल्कुल ये है कि जो अच्छा हो रहा है वो फौज के कारण हो रहा है, जो खराब हो रहा है वो डेमोक्रेसी के कारण हो रहा है। ये तो फौज ने बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया है कि अच्छा है अगर सब कुछ तो फौज कर रही है, और अगर बुरा है तो ये तो पॉलिटिकल सिस्टम खराब है। मुझे लगता है कि शाहिद साहब आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि ये खेल तो फौज का ही है ना सर। ये आपकी नजर में, आपके जो देश में रहने वाले लोग हैं उनकी नजर में ऐसा है, बाकी यहाँ पाकिस्तान में लोगों की सोच ये नहीं है कि जो अच्छा हो रहा है वो फौज के खाते में डाल दो, जो बुरा हो रहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में डाल दें। नहीं, अभी तो त्यागी जी ने कहा, इसका जवाब दीजिए अब राशिद साहब की। अब जो इमरान खान को पीएम किसने बनाया? इमरान खान को किसने बनाया? शहबाज को किसने बनाया? जी मैं वही जो साहब ने बात की, मैं उन्हीं की बात का जवाब देने लगा हूं।
मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए मैंने शुरुआत में यही अर्ज की कि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में हुकूमत में जो जमहूरियत की डेमोक्रेसी बरकरार रहनी चाहिए वो नहीं आ पा रही, ये शुरू से नहीं आ पा रही। ये पॉलिटिकल पार्टियों का फेलियर है, वो जानबूझ के करते हैं, वो लालच में करते हैं कि जी हमारी हुकूमत रहनी चाहिए, मेरी हुकूमत रहनी चाहिए, इस वजह से करते हैं जिसकी वजह से वो रेस्पेक्ट ही नहीं बना पाए। उनके सपोर्टर्स हैं, जिस तरह आज अगर इमरान खान साहब की जिस तरह बात कर रहे हैं जी 18 में उनको लाया गया था, तो आज शहबाज शरीफ को भी उसी तरह लाया गया है। तो 18 में जिस तरह लाया गया था वो उनकी पार्टी के लोग कहते हैं जी गलत हुआ था, वो पीटीआई वाले लोग कहते हैं जी उस वक्त गलत हुआ था। आज जो हुकूमत में इनके अपने मिनिस्टर्स कहते हैं जी जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि इस तरह तो हमने सीटें जीती नहीं थी, तो गलत हुआ है। तो ये चूंकि सीखना है या अपनी गलती तस्लीम करनी है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी ने करनी है। जब हुकूमत हाथ से चली जाती है उस वक्त तो इनको होश आता है कि जी हमने गलत किया है, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं उस वक्त नहीं सोचते कि जी ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। शाहिद साहब ये है कि हुकूमत में लाता इनको कौन है, आवाम लाती है या सेना लाती है? अगर आवाम के द्वारा चुन करके आएंगे तो इनसे ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जब सेना इसको चुन करके भेजती है तो सेना इनके जरिए करप्शन करती है, अपना जेब भरती है। जितने भी आपके मेजर जनरल कर्नल हैं सबके विदेश में प्रॉपर्टी है, एक भी ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान में रहता है। रिटायरमेंट के बाद सारे तो विदेश चले जाते हैं, लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, वहाँ जा करके रह रहे हैं। आप लोग कितने भोले हैं जो आप समझने नहीं या समझना नहीं चाहते आप लोग? मेरे ख्याल में जिस तरह आप कह रहे हैं इसी तरह मैं, चूंकि मैंने भी पिछले 3-4 साल में बहुत ज्यादा एजुकेट हुआ हूँ सीमा हैदर वाले केस की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात रहा, तो वहां पर भी ये बहुत सारी चीजें जो आपके देश में होती है वो मैं गिनवा भी सकता हूँ, किस तरह मैनेज किया जाता है, सारी चीजें कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपसे अर्ज की कि देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लोग जिनको वोट देते हैं, चूंकि मैंने आपको अर्ज किया आपके वहां होते हैं ईवीएम पे, हमारे मैनुअल होते हैं, शिकवे शिकायतें इलेक्शन कमीशन से भी रहती है, शिकवे शिकायतें जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से भी रहती हैं। तो ये शिकवे शिकायतें आज तक तो पाकिस्तान को सही तरह से दुरुस्त सिमत में नहीं लेके जा सकी, जिसकी वजह से लोग तनकीद भी करते हैं, दूसरे देश के लोग भी तनकीद करते हैं, रेस्पेक्ट वो नहीं बन पाई। ये जो फेलियर है मैं जाती तौर पर समझता हूँ, आपकी नजर में जो भी हो, लेकिन मैं मुझे तो लगता है कि शाहिद साहब, मुझे तो लगता है कि पत्रकारिता भी वहाँ पर डरी हुई है, शायद प्रेस पे भी सेना का दबाव है, तभी आप जो है सच बात, क्योंकि समझ तो आप रहे हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा है कि आप समझ रहे हैं, लेकिन मतलब कहते ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं था, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जी मुकेश साहब, देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं यहाँ कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं अदालतों में जो चीज आती है, कोर्ट्स में जो चीज आती है, वहां कोई झूठ नहीं बोल सकता, मक्कारी नहीं कर सकता, वहां फैक्चुअल चीजें सामने आती हैं। हम जो देखते हैं इलेक्शन कमीशन में देखते हैं कि इसका कहाँ फेलियर था, वो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। मतलब मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे यहाँ से रुकावट है वहां से रुकावट है। मैं आपके और भी बहुत सारे दोस्त हैं, वहाँ चैनल्स पे जाता हूँ और हमेशा जो फैक्ट्स हैं वो रखता हूँ। मुझे इस चीज का खौफ नहीं है, और ना ही पाकिस्तान में कोई प्रेस को कोई ऐसा नहीं कि उनको आजादी नहीं है या किसी इदारे का इन्फ्लुएंस है, ऐसा हरगिज नहीं है। तो बालूचिस्तान में जो अभी वहां पर आपके चुनाव हुए थे, सारी फॉरेन मीडिया को बैन कर दिया था वहां पे आपकी सरकार ने, सर वो आपके देश में भी किया हुआ है। देखिए हमारे देश में आप छोड़िए ना, हमारे देश में तो आप बुराई कर रहे हैं उसकी, तो आपके लिए तो हम दुश्मन देश हैं, तो भाई हमारे हम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं आप? अब हमारे यहाँ जो हुआ आप उससे बेहतर कीजिए ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो आपके देश के खिलाफ अगर कोई चीज जाएगी तो आपकी गवर्नमेंट समझती है कि जी आपके देश के खिलाफ है तो उसको बैन करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती देश में कोई खराबा पैदा हो। ठीक है, वहां के लोकल पत्रकार को भी बैन किया था, लोकल, ठीक है आपने फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को बैन किया, लोकल पत्रकार भी कोई नहीं गए थे, देखिए सबको बैन किया था वहां पे। बहुत आपके शो में बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं वो उस तरह की बात नहीं करना चाहता। जो चीजें मुझे वहां की पता होती हैं, वहां यूपी में क्या है मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी है, वही बात तो मैंने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, इसी तरह आपकी मजबूरी है, वरना ऐसे कोई जो है जो अपने आप को बेहतर नहीं करता। मैं त्यागी जी, ठीक है सर, मैं एक बार त्यागी जी से पूछता हूँ आपके इस ख्याल के बारे में। त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि वहां पर जो शाहिद साहब कह रहे हैं इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं? जी बिल्कुल। मजबूरी इनकी ऐसी है सर कि उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, अंधलीबों ने और चमन वालों ने मिलके लूट ली तर्जे फगा मेरी। ये कैसी जुबान बंदी है साकी तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। अब बता दीजिए कि क्या ये फौज के सामने वो बात कर पाएंगे जो आज हिंदुस्तान के एक बेहतरीन चैनल पर बैठकर खुल्लम खुल्ला ये बात कर रहे हैं? बता देंगे ईमानदारी से अगर ये कह रहे
कि मैं ईमानदारी से बात करता हूं, तो क्या ये फौज के अधिकारी के सामने ये सब कुछ कह पाएंगे? और फिर ये कहते हैं कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। बस ठीक है, अब इसके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि भाई विचारों के प्रति तो आदमी को, खास तौर पे पत्रकारों को ईमानदार होना चाहिए। आपसे उम्मीद करते थे हम कि आप अपनी फौज की इस बात को बताते। सर एक बात बता दूं, आपके जो आतंकी हैं जिन्हें फौज ने पाला है, समय आता है जी, एक आतंकी ने, उसका नाम है कश्मीरी, उसने रो रो के ये कहा कि हम यहाँ की फौज के कहने पे हमने अपना पेशा छोड़ा, आतंकी बने, हमने दिल्ली से, काबुल से, हमने कंधार से लड़ाई लड़ी, और हमारे जो हेड है यानी कि मसूद अजहर, उसके परिवार के लोगों के चीथड़े उड़ा दिए गए बहावलपुर में, और कुछ नहीं हम कर सके। ये पाकिस्तान आर्मी हमको सुरक्षा नहीं दे सकी। ये क्या कहा? पाकिस्तान की आर्मी सुरक्षा नहीं दे सकी। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम सर। मैं ये बता रहा हूँ कि जिसको जितना दबाते हो, समय आने पे वो उठता है। यही आतंकी और आपके सामने आ गए हैं। टीटीपी उसकी सबसे बड़ी जलती हुई उदाहरण है कि जिस टीटीपी को आपने बनाया, आज वो कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान की संसद पर शरीयत का झंडा लहराएंगे। और अगर टीटीपी मान भी गया तो आज टीटीपी में 40 ऐसे खूंखार कबीले शामिल हो चुके हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य है, मगर एक चीज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और वो ये है कि पाकिस्तान की संसद पर शरीयत फहराना है। आप इमेजिन कीजिए। अब मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान उसी दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। पाकिस्तान सेना अगर कंट्रोल कर रही है तो आने वाले टाइम में आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। हमारे पास समय की कमी है और प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए टीपीएस त्यागी जी, कर्नल साहब आपका, और शाहिद हुसैन आप जुड़े पाकिस्तान से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ देवनाथ जी जुड़े, आपका भी देवनाथ जी बहुत कम समय में आपको दे पाया, इसके लिए क्षमा मांगते हुए आपको शुक्रिया कहना पड़ रहा है। और यह जो है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की संसद ने ताकत दी है जनरल मुनीर को, उससे पाकिस्तान की आवाम, चूँकि डर में है, पाकिस्तान की आवाम को हमेशा सेना ही चलाती रही है, और सेना के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को क्या अंजाम होता है, ये अंजाम आप इमरान खान को देखकर समझ सकते हैं। इसलिए वहाँ की आवाम सच नहीं बोलती है, लेकिन सच आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वहाँ अब बहुत जल्द सैन्य शासन ही होगा। और वहाँ पर भी अब जिस तरीके से टीपीएस त्यागी कह रहे थे कि वहाँ पर अब शरीयत का शासन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।